Hello students, we were reading Women, Caste and Reform, and in the previous video I told you about the Raja Ram Mohan Rai, and he was established Brahma Samas in 1828 at Calcutta, changing the lives of widows. Today we will discuss and what's changed in the lives of widows during the early 19th century. Raman Roy was particularly moved by the problems widows faced in their lives. He began a campaign against the practice of sati. Raman Roy was well versed in Sanskrit, Persian, and several other Indian and European languages. He tried to show through his writings that the practice of widow burning had no sanction in ancient texts. By the early 19th century, as you have read in chapter 7, many British officials had also begun to criticize Indian traditions and customs. They were therefore more than willing to listen to Ram Mohan, who was reputed to be a learned man. In 1829, sati was banned. स्टूडेंट, विधवाओं के जीवन में जो परिवर्तन हुए 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जैसा आप जानते हैं कि पहले जो महिलाएं होती थी उन्हें अपने हस्बैंड के साथ सती होना पड़ता था। अगर किसी महिला का पति अगर मर जाता है तो उसके साथ ही उसकी जो पत्नी होती थी उसे भी जिंदा जला दिया जाता था, जिसे हम सती प्रथा कहते हैं। तो इसके खिलाफ राजा राम मोहन राय ने एक अभियान चलाया था। राम मोहन राय जो है संस्कृत, फारसी और अन्य भारतीय भाषाएं और यूरोपीय भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे और उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से विधवाओं की जो ये प्रथा थी जिसमें उन्हें जिंदा जला दिया जाता था, जो सती प्रथा थी, उसका विरोध किया था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही ये सब कुछ हुआ और जैसा आप चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने इस प्रकार की भारतीय परंपराओं का जो है आलोचना किया था या उनकी आलोचना की कि इस प्रकार की परंपराओं को समाप्त होना चाहिए, ऐसी कुरीतियों को समाप्त करना चाहिए। और राम मोहन राय जो एक बहुत ही रेप्यूटेड पर्सन थे, तो उनसे लोग सीखते थे। तो 1829 में जो है सती को प्रतिबंधित कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। The strategy adopted by Ram Mohan was used by later reformers as well. Whenever they wished to challenge a practice that seemed harmful, they tried to find a verse or sentence in the ancient sacred text that supported their point of view. They then suggested that the practice as it existed at present was against early tradition. यही रणनीति जो है राम मोहन के बाद में जो भी समाज सुधारक हुए उन्होंने भी इसी रणनीति को अपनाया और उन्होंने जो भी इस प्रकार की जो प्रैक्टिस होती थी, जो भी परंपराएं थीं, ठीक है, जो कि समाज के लिए हानिकारक थीं, उनका विरोध किया और उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थीं जो कि कहीं ना कहीं प्राचीन परंपराओं पर आधारित थीं। तो उनके खिलाफ जो है बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स हुए, चाहे वो राजा राम मोहन राय हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, ठीक है, जैसे रिफॉर्मर्स ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने सुझाव दिए कि इस प्रकार की प्रथाओं को बंद होना चाहिए। जो हम प्राचीन परंपराएं, जो प्रारंभिक दौर की जो भी परंपराएं रही हैं, उनके खिलाफ जो है हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट में ये परंपराएं जो है वो समाज के लिए हानिकारक हैं, ऐसा उनका मानना था। अब हम जो है नेक्स्ट जो सेक्शन पढ़ रहे हैं, फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज द एंसेंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। इनमें से एक बहुत ही जो प्रसिद्ध समाज सुधारक हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने प्राचीन टेक्स्ट का उपयोग करते हुए ही सुझाव दिया कि जो विधवाएं हैं वो पुनर्विवाह कर सकती थी। उनका सजेशन था ब्रिटिश अधिकारियों के लिए और ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उसको अडॉप्ट भी किया और एक कानून पास किया था 1856 में, जिसमें
विडो रीमैरिज को परमिट कर दिया गया था। दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडोज अपोज्ड विद्यासागर एंड इवन बॉयकॉटेड हिम। जो लोग विधवा पुनर्विवाह का विरोध कर रहे थे या उसके खिलाफ थे, उन्होंने विद्यासागर का विरोध किया और उनका बॉयकॉट किया। By the second half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to other parts of the country. In the Telugu-speaking areas of the Madras Presidency, Veera Salingam Pantulu formed an association for widow remarriage. Around the same time, young intellectuals and reformers in Bombay placed themselves to working for the same cause. In the north, Swami Dayanand Saraswati, who founded the reform association called Arya Samaj, and also supported widow remarriage. 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ से ही ये जो आंदोलन था विडो रीमैरिज के फेवर में जो है वो देश के अन्य हिस्सों में भी फैला। तेलुगु जो भाषाई क्षेत्र थे मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, वहाँ वीरा सालिंगम पोंटुलू ने एक एसोसिएशन की स्थापना की जो विडो रीमैरिज के लिए कार्य करती थी। और उसी समय जो नौजवान जो बुद्धिजीवी थे और जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने बॉम्बे में भी एक संस्था का गठन किया था इसी उद्देश्य के लिए। और नॉर्थ इंडिया में स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की जिसका नाम आर्य समाज था, और वो भी जो है विधवा पुनर्विवाह को सपोर्ट कर रहे थे, उसका समर्थन कर रहे थे। येट द नंबर ऑफ विडोज who actually remarried remained low. Those who married were not easily accepted in society and conservative groups continued to oppose the new law. विधवाओं की जो संख्या थी, वास्तव में जो लोग रीमैरी कर रहे थे, पुनर्विवाह कर रहे थे, वो बहुत कम थे। और जो भी पुनर्विवाह करते थे या जो शादी नहीं करते थे, वो आसानी से जो है समाज में उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। और ख़ास करके जो रूढ़िवादी जो समूह थे, उन्होंने लगातार इस नए कानून का विरोध जारी रखा। दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं। ये उनका चित्र आपको दिख रहा है। ये दयानंद सरस्वती जी हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और उन्होंने आर्य समाज जो है 1875 में स्थापित किया था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने हिंदूज़ यानी कि हिंदू सनातन धर्म के अंदर सुधार के लिए कार्य किए। गर्ल्स बीइंग गोइंग टू स्कूल, गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, लड़कियों ने स्कूल जाना प्रारंभ कब किया या उनकी शुरुआत कब हुई? मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। बहुत सारे रिफॉर्मर्स को, सुधारकों को लगता था कि लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है। Vidyasagar in Calcutta and many other reformers in Bombay set up a school for girls. When the first schools were opened in the mid-19th century, many people were afraid of them. They feared that schools would take girls away from home, prevent them from doing their domestic duties. Moreover, girls had to travel through public places in order to reach school. Many people felt that this would have a corrupting influence on them. They felt that girls should stay away from public spaces. Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home by liberal fathers or husbands. Sometimes women taught themselves. Do you remember what you read about Raj Sundari Devi in your book Social and Political Life last year? She was one of those who secretly learned to read and write in the flickering light of candles at night. कलकत्ता में विद्यासागर और बहुत सारे अन्य जो समाज सुधारक जो बॉम्बे में थे, उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किए। जब पहला स्कूल खोला गया था मध्य 19वीं शताब्दी में, तो बहुत सारे लोग डरे हुए थे। उनको डर ये था कि जो स्कूल्स हैं वो लड़कियों के लिए घर से काफ़ी दूर हैं, ठीक है। और जब वो, क्योंकि लड़कियों का कार्य उनको ऐसा लगता था कि घर के जो भी काम होते हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, उनको पूरा करना है। लड़कियां जो थीं वो पब्लिक प्लेसेस से होकर के गुजरती थीं, उनको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता था स्कूल पहुंचने के लिए। तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि
कहीं ना कहीं उस पर एक गलत प्रभाव पड़ता है लड़कियों पर। उन्हें यह भी लगता था कि लड़कियों को जो है पब्लिक स्पेसेस से दूर रहना चाहिए। इसलिए 19वीं शताब्दी के दौरान बहुत सारे जो एजुकेटेड जो महिलाएं थीं, जो शिक्षित महिलाएं थीं, जो कि घरों में पढ़ी, उनको पढ़ाया जाता था उनके पिताजी, उनके फादर्स के द्वारा या उन हस्बैंड्स के द्वारा। समटाइम्स वुमेन टॉट देमसेल्व्स, कई बार क्या है वुमेन ने अपने आप को पढ़ाया। क्या आपको याद है कि राजसुंदरी देवी, जिसके बारे में आप क्लास 7th में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक में आप पढ़ चुके हैं, कि वो है जिन्होंने बहुत ही गुप्त तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई की थी, क्योंकि रात के समय वो कैंडल्स का उपयोग करती थी और घर में ही रहकर वो पढ़ाई लिखाई करती थी, जिन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, आमार जीवन। In the later part of the country, school for girls were established by the Arya Samaj in Punjab and Jyotirao Phule in Maharashtra. बाद में शताब्दी के बाद के हिस्से की बात करते हैं तो लड़कियों के जो स्कूल्स हैं वो आर्य समाज के द्वारा पंजाब में स्थापित किए गए थे और ज्योतिराव फुले के द्वारा महाराष्ट्र में स्थापित किए गए थे। इन अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम household in North India, women learned to read the Quran in Arabic. They were taught by women who came home to teach. Some reformers such as Mumtaz Ali reinterpreted verses from the Quran to argue for women's education. The first Urdu novels began to be written from the late 19th century. Amongst other things, these were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could अंडरस्टैंड। जो अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम्स थे उत्तर भारत के अंदर, वहाँ महिलाओं ने जो है कुरान अरबी में पढ़ना सीखा और उन्होंने महिलाओं को पढ़ाया, जो घर में ही उनको पढ़ाया जाता था। और कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स हुए जैसे मुमताज़ अली, जिन्होंने कुरान को रीइंटरप्रेट किया था और महिलाओं की शिक्षा के बारे में कहा। पहला जो उर्दू उपन्यास की जो शुरुआत थी, जिसको लिखा गया था 19वीं शताब्दी के अंत में, और भी कुछ अन्य ऐसी चीज़ें थीं, ठीक है, जिसका अर्थ ये था कि महिलाओं को कैसे प्रोत्साहित किया जाए पढ़ने के लिए, उनके रिलीजन के बारे में, उनके डोमेस्टिक मैनेजमेंट के बारे में, कौन सी भाषा में उनको पढ़ाया जाए जो वो समझ सकें। तो इस प्रकार के जो स्टेप्स हैं उस समय लिए गए थे। वुमेन राइट अबाउट वुमेन, महिलाओं ने महिलाओं के बारे में पढ़ा, है ना, लिखा, सॉरी। फ्रॉम द अर्ली 20th century, Muslim women like the Begums of Bhopal played a notable role in promoting education among women. They founded a primary school for girls at Aligarh. Another remarkable woman, Begum Rokeya Shekhawat Hussain, started a school for Muslim girls in Patna and Calcutta. 19वीं शताब्दी से के प्रारंभ से ही जो मुस्लिम महिलाएं थीं, जैसे बेगम थी, बेगम ऑफ भोपाल, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था वुमेंस की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना की थी लड़कियों के लिए अलीगढ़ में। और भी एक अन्य जो रिमार्केबल वुमेन रही, बेगम रोकेया शेखावत हुसैन, उन्होंने भी मुस्लिम लड़कियों के लिए पटना और कोलकाता में स्कूलों की शुरुआत की। शी वॉज अ फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज़, और वो जो हैं कहीं ना कहीं रूढ़िवादी विचारों के जो आइडियाज़ थे उनकी आलोचना की। आर्गिंग दैट रिलीजियस लीडर्स ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेड एन इन्फीरियर प्लेस टू वुमेन। और उन्होंने कहा कि जो धार्मिक जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, जिनका वो महिलाओं को बाहर ही समझते हैं, उनको एजुकेट करना नहीं चाहते हैं, ऐसा उनका मानना था। बाकी की जो और भी कहानी है हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।